गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सबको बीएड फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर का अध्ययन करा रही हूँ और हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड और हमारी फर्स्ट यूनिट जो है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। तो सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट हम आज पढ़ेंगे। और सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था नागरिकता के अधिकार, मतलब संविधान के अंतर्गत नागरिकता के क्या क्या अधिकार हैं इसके बारे में हमने जाना और समझा। तो आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, मतलब संविधान के अंतर्गत क्या मूल अधिकार है ये हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं संविधान में सभी व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए कुछ नियम और कुछ रूल बनाए गए हैं। तो उन नियम और रूल्स को इन 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका नाम रखा गया है मूल अधिकार, है ना। तो मूल अधिकार के अंतर्गत ये 6 पॉइंट जो हैं वो रखे गए हैं। तो इन 6 पॉइंट के नाम चलिए देख लेते हैं। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्र अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत 6 पॉइंट हैं जिनका अध्ययन हम आज करेंगे। तो ये 6 अधिकार हैं जो 12 मतलब संविधान के 12 से 13 तक में मूल अधिकारों को का उल्लेख किया गया है। मतलब ये जो पॉइंट है इन पॉइंटों को अनुच्छेद 12 और 13 के अंतर्गत लिखा गया है और इन अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे वो हम आज पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले पहला अधिकार समता का अधिकार। तो राइट टू इक्वालिटी, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे कि राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में कौन सी बातें कही गई हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अनुच्छेद 14 जो आता है समता के अधिकार के अंतर्गत, तो इसमें क्या लिखा है, इसकी जो हेडिंग है, इसकी जो मेन हेडिंग में रखी है अनुच्छेद के अंतर्गत लिखी गई है विधि में समक्ष समता, है ना। तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब जो विधि का जो अनुच्छेद 14 में जो विधि के दे रखा है समानता को, उसमें कहा गया है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है उसमें किसी भी व्यक्ति को विधि में समक्ष समता, मतलब विधि के पास जो समक्ष समता जो है, मतलब एक समानता की जो भावना है, या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब इन दोनों पॉइंट के अंतर्गत विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये सभी नागरिकों के मूल अधिकार के लिए लिखा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत हम इन 3 पॉइंटों को पढ़ेंगे। ये मेन पॉइंट इसके हैं कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या है, मेन हेडिंग धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म जात के आधार पर विभेद का प्रतिवेश नहीं। मतलब इसके अंदर क्या कहा गया है, पहले पॉइंट में काका या 1 2 करके आप लिख सकते हैं। इन टॉपिक को आप नोट डाउन करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला क्या है, इसके अंदर क्या बोला गया है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मतलब अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 15 के अंतर्गत कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार, मतलब कोई भी पॉइंट है इसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी से भी विभेद, मतलब जात पात का भेदभाव नहीं मानेगा। इस चीज का विवरण अनुच्छेद 15 में किया गया है। दूसरा क्या है इसके अंतर्गत कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार
आधार पर, मतलब ये जो हेडिंग है किसी के आधार पर क्या है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या राजनीति से घोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक आवागमन के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियमता, दायित्व, निर्बंधता या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब जो भी इसमें अनुच्छेद 15 में लिखा गया है, एक तो भेदभाव नहीं होगा किसी भी इन सब चीजें पॉइंट के आधार पे, और क्या नहीं होगा, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, मनोरंजन के स्थानों पे, कुओं में, तालाबों में, स्नान घाटों पे, सड़कों पे, सार्वजनिक आवागमन के स्थानों पर संबंध में किसी भी दायित्व या शर्तों के अधीन नहीं होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति इन जो स्थान के नाम इसमें दिए गए हैं, कोई भी व्यक्ति इन स्थानों पे अपने इच्छानुसार कभी भी जा सकता है। वो किसी के रूल या किसी के शर्तों के अधीन नहीं होगा कि वो किसी से परमिशन ले तब वो स्थान पे जा सकता है, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, तो उसको भी अधिकार है हर स्थान पे जाने का। इसके बाद तीसरा क्या है, राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निर्वाधित नहीं करेगा। मीन्स राज्य में जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं नागरिकों के किन्हीं वर्ग की, मतलब जो नागरिकों का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, उनके लिए कोई भी अलग से उपबंध नहीं बनाया गया है, अलग से रूल नहीं बनाया गया है। वो हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो या किसी भी वर्ग का हो, वो अपनी उन्नति के लिए कुछ भी कर सकता है और उसके लिए कोई रूल नहीं है, पर कुछ शर्तें दी गई हैं कि वो किस शर्तों के अंतर्गत वो काम करेगा। तो ये अनुच्छेद 15 में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। मतलब अनुच्छेद 16 में क्या दिए गई हेडिंग, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो इस मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत 3 प्रकार के जो है हमारे अधिकार किस प्रकार के हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिक के लिए अवसर की समता होगी। मतलब राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति, मतलब राज्य के अंतर्गत जो भी पद होंगे या नियोजन होगी या नियुक्ति होगी से संबंधित जो भी विषय होंगे, राज्य के अंतर्गत राज्य के अधीन जो भी नियोजन होंगे या फिर जो भी नियुक्ति के पद होंगे से संबंधित जो विषयों से संबंध में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर होगा। मतलब अवसर की समानता होगी। इसलिए क्यों होगी, राज्य के अधीन जो राज्य के अंदर जो लोग रहते हैं उनके किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति, उनके लिए जो भी पद या नियोजन नियुक्ति है उससे संबंधित जो भी विषय है, ठीक है, विषयों में सभी नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक, व्यक्ति है और उनके लिए नियोजन और अवसर के विषय में जो भी पॉइंट होंगे उसके लिए सभी के लिए समानता होगी। दूसरा क्या है, राज्य के अधीन
किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। मतलब राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में, ठीक है, राज्य के अधीन मतलब कोई व्यक्ति अगर राज्य के अधीन है, उसके जो इसका जो नियोजन है, ठीक है, या फिर इसका जो पद है के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र होगा और ना उनसे विभेद किया जाएगा। मतलब ना ही कोई इनमें कोई अपात्र होगा, ना ही कोई विभेद किया जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निर्वाहित नहीं करेगी। मतलब जो राज्य में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद की कोई बात राज्य के, मतलब अनुच्छेद में जो भी लिखा है कि कोई भी बात जो राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों, है ना, राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जो भी राज्य के पिछड़े हुए नागरिक हैं उनके किसी भी पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं की पर्याप्त नहीं है। मतलब उनका जो भी मतलब पक्ष, किसी पक्ष में, किसी वर्ग के पक्ष में जो भी प्रतिनिधित्व राज्य की राय में अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं होगा। मतलब जब भी कोई भी पिछड़े हुए वर्ग के अकॉर्डिंग कोई भी नागरिकों का कोई भी मतलब कोई बात होगी नागरिकों के बीच में, तो राज्य के अधीन जो भी मतलब सेवाएं हैं वो मतलब पर्याप्त नहीं होंगी। नियुक्ति या पदों के आरक्षण के किसी उपबंध करने से निराकरण नहीं करेगी। मतलब अगर उन पिछड़ी जातियों में कोई भी नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उनके लिए कोई भी भेदभाव नहीं होगा, उन सभी के लिए क्या होगा, उस पद के लिए मतलब मान्यता दी जाएगी अगर वो योग्य है तो, है। फिर अनुच्छेद 16 के अंतर्गत चौथा पॉइंट क्या है, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो भी बात लिखी गई है उसमें प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी जो या उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। मतलब जब इसके अंदर ऐसी भी बात प्रभाव नहीं डालेगी कि धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। मतलब उसको यही तभी अवसर मिलेगा जब किसी धर्म या संप्रदाय का होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब अनुच्छेद 17 और इसके बारे में जानेंगे। अस्पष्टता का अंत। तो अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया, क्या इसकी हेडिंग है, अस्पष्टता का अंत। इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पष्टता का अंत किया गया है
और अगर किसी भी रूप में इस अस्पृश्यता को लागू किया जाए, लोगों में फैलाया जाए इस भावना को, तो ये इसका जो मतलब कारण होगा, ये दंडनीय अपराध होगा। और जो लोग इसके लिए कुछ भी कहेंगे या बोलेंगे, उनके लिए क्या होगा, इनको विधि की तरफ से एक दंडनीय दंड दिया जाएगा। तो ये हो गया 17 में अस्पृश्यता का अंत हुआ है। अब अनुच्छेद 18 है, जिसका ये समता के अधिकार के अंतर्गत ये लास्ट अनुच्छेद है। समता के अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद लिखे गए हैं, तो इसमें क्या लिखा गया है, उपाधियों का अंत। इसकी हेडिंग क्या है, अनुच्छेद 18 की उपाधियों का अंत। इसमें 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, राज्य सेवा या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब राज्य सेवा, राज्य के अंतर्गत जो सेना है, और विद्या संबंधी जो भी सम्मान के सिवाय, विद्या संबंधी जो भी सम्मान दिए जाएंगे उसके सिवा और कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। फिर दूसरा क्या है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मतलब जो लोग इंडियन हैं, जो लोग भारतीय हैं, और जो लोग भारतीय हैं वो लोग किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि, जो बड़ी उपाधि होती है, कोई भी बड़ी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये इस अनुच्छेद में लिखा गया है। फिर तीसरे पॉइंट में क्या लिखा गया है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, मीन्स कोई व्यक्ति जो भारत नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास, जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, वो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वो अपने राज्य के अधीन, जो जिस राज्य में रहता है उसके अधीन लाभ या विश्वास में जो भी काम कर रहे हैं, कि किसी भी पद पर धारण है, अगर उसे कोई भी उपाधि दी जाएगी, कहाँ पे, विदेशी राज्य में, तो वो उपाधि वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं ले सकता है। मतलब इंडिया का जो कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद 4th पॉइंट क्या है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब राज्य के अधीन जो लाभ है या विश्वास के पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, मतलब राज्य के अंतर्गत जो भी व्यक्ति रहता है, जो मतलब लाभ और विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति है, वो किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, मतलब किसी विदेशी राज्य से किसी रूप में भेंट नहीं करेगा, उपलब्धि नहीं लेगा या पद नहीं लेगा। कब तक नहीं लेगा, जब तक वो राष्ट्रपति की सहमति नहीं ले लेता है। मतलब कोई भी व्यक्ति को अगर विदेशी इंडियन है और उसे विदेशी उपाधि या कुछ भी पद धारण करना है, तो वो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रपति से सहमति लेगा, और उसके बाद वो उस उपाधि को लेगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने मूल अधिकार के अंतर्गत जो भी अधिकार है, पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट के जो अनुच्छेद हैं वो पढ़े हैं। समता का अधिकार, राइट्स टू इक्वालिटी के अंतर्गत हमने कौन कौन से अनुच्छेद पढ़े हैं, इसका अध्ययन किया है। तो आप इन अनुच्छेदों को
पढ़ते रहिए। फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग के साथ स्वतंत्रता अधिकार मतलब राइट्स टू फ्रीडम के हम अनुच्छेद पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके अनुच्छेद क्या है। तो फिर मिलते हैं बच्चों। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।